welcome all of you to the Values for Life series. आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है वैल्यूज ऑफ लाइफ सीरीज के इस प्रोग्राम में। इससे पहले कि हम शुरू करें, 1 मिनट हम परमपिता की याद में बिताएंगे और परमपिता परमात्मा का आवाहन करेंगे। Okay, so again, good morning to all of you now because I am in the Good city morning. of Montreal, a beautiful city. मैं मॉन्ट्रियल के सिटी में हूँ, कनाडा में हूँ। In different parts of the world. गुड आफ्टरनून और गुड मॉर्निंग जहाँ पर भी आप हैं, Virtue of आपका बहुत resilience. बहुत स्वागत है इस लचीलता के प्रोग्राम में। इसे कह सकते हैं कि अपने आप को Sister Denise, all of you know her very well. but अपने I would आप like को to speak a few words that she is one of the बदलना परिस्थितियों के अनुसार। हमारी सबसे प्यारी डेनिस बहन हमारे साथ हैं। 1974 में जो ये दादी जानकी से इन्होंने पालना ली है, ये जो है सबसे पहली यूरोप की स्पीकर हैं, वक्ता हैं ब्रह्मा कुमारी की पूरे यूरोप में, और ये निमित्त बनी है बहुत सारे सेंटर्स खोलने के। is also that she has been featuring on almost more than 100 ये जो television हैं programs on Rajyoga. 100 से ज्यादा राजयोगा के प्रोग्राम करती हैं और ये डायरेक्टर हैं राजयोगा प्रोग्राम के। ये जो एडिक्ट्स होते हैं, जिनको की आदत होती है, उनके लिए भी एक प्रोग्राम करती हैं। 84 और 96 से 12 सालों से ये प्रोग्राम कर रही हैं। 2001 to 2007 at the 2001 से 2007 तक इन्होंने, जहाँ पर मधुबन में हेडक्वार्टर्स ऑफ मधुबन, जो हमारा ब्रह्मा कुमारी का संस्थापक का स्थान है, वहाँ से कर रही हैं। और यहाँ पर इन्होंने बुक्स भी काफ़ी प्रकाशित की हैं। मैं वहाँ निमित्त रहा हूँ इनके साथ। इन्होंने कनाडा में भी सेवाएं दी हैं। नेशनल कोऑर्डिनेटर 2007 से लेकर 2010 तक ये यहाँ पर भी सेवाएं देती रही हैं। और थोड़े से और समय लेकर मैं इनका इंट्रोडक्शन कविता के रूप में दूंगा। जो हमारे साथ डेनिस बहन है, वो उनका पैशन बिल्कुल फुल है। हमेशा आध्यात्मिक जो मुस्कुराहट है वो फैशन की तरह है उनके फेस के ऊपर। हर कम्युनिटी पूरी दुनिया में इनको याद करती है, तो हर कोई जो है एक दूसरे पर, इस दुनिया में जहाँ की शांति का प्राप्त करना बहुत मुश्किल है, जहाँ पर कि सभी आत्माएं स्ट्रेस में हैं, लेकिन जो हमारी सिस्टर डेनिस हैं, वो पूरी सहानुभूति के साथ इस दुनिया को सर्व करने में, दुनिया की सेवा करने के लिए तैयार हैं। तो आज रेसिलियंस के ऊपर जो पोयम है, सो किस तरह से हम लचीलता को अपने जीवन में लेकर आ सकते हैं और किस तरह से हम अपनी फ्लेक्सिबिलिटी, अपनी जो लचीलता है, उसको हम बढ़ा सकते हैं और दूसरी आत्माओं को उनकी मदद करते हुए जो भी उनकी आवश्यकता है, उनको ज़रूरत है, उनका सहारा बनके और एक दूसरे को बहुत ही सहानुभूति के साथ देखते हुए और कोई भी अहम का भाव ना होते हुए, जो भी पहला मतलब हमारे अंदर कोई भी अहम का भाव ना हो। इसके साथ ही मैं हाउसकीपिंग इंस्ट्रक्शंस देना चाहूँगा। आप हमारे पास 7 और 8 लैंग्वेजेस के अंदर ये प्रोग्राम हो रहा है। तो ये प्रोग्राम 50-55 मिनट्स का होगा। आप अपने प्रश्न जो हैं वो
अनु catch सिस्टर another को flight. भेज देते हैं, मुझे फ्लाइट कैच करनी है, तो आप अपना प्रश्न सभी को भेज सकते हैं या फिर अनु पटेल को I भेज must सकते हैं। शुक्रिया आप just सबका so बहुत-बहुत। away spiritually. Whenever I approach her, it's always a rapid yes. जब भी मैं सिस्टर डेनीस को कोशिश करता हूँ मिलने की, वो हमेशा ही हाँ कह करके हमें जॉइन कर पाती हैं। थैंक यू, शुक्रिया ब्रदर आपका। हम सभी की तरफ से आपके लिए सुंदर बुके फ्लावर्स के लिए, हमारी बहुत सुंदर सिस्टर डेनीस के लिए, अपने विवेक और बुद्धि को हमारे साथ शेयर करने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। मैं हमेशा सोचती रहती हूँ, अलग-अलग सब्जेक्ट्स जो होते हैं राजयोगा में जो हम पढ़ते हैं उसके बारे में। हम गुणों और विशेषताओं की वैल्यूज़ की बात करते हैं, गुणों की, मूल्यों की। तो ये जो मूल्यों में लोगों का इंटरेस्ट है, जब इंडिया स्वतंत्र हुआ था 1947 में, उस समय देख रहे थे कि इंडिया क्या है, बिल्कुल ही नई बात थी। इंडिया जो है वो 2 भागों में विभाजित हो गया था, हिंदुस्तान और पाकिस्तान में। और ये हिस्ट्री में ऐसा है, तो जो गवर्नमेंट थी जो वो सर्वे करते थे, ये अलग-अलग परेशानियों का हल ढूँढने के लिए वो एक दूसरे से सर्वे करते थे और दूसरे कंट्रीज़ में जाते थे। उससे 700 साल करीब पहले जो इस्लामिक एम्परर्स थे, यानी कि मुगल जो राजा थे, उसके बारे में अगर हम देखते हैं तो वो जो राजा थे वो अलग-अलग राज्य करते थे। उस समय बहुत ज़्यादा परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स थी। वहाँ पर 3 कमीशन थे, मुझे उनके नाम और डेट नहीं याद, लेकिन 1950, 1970 में और 1980 में करीब थे। और 20 साल पहले एक कमीशन हुई थी, तो उसका हल क्या निकाला गया था सारे कमीशंस का, कि क्या समस्या थी कि लोगों के अंदर मूल्य नहीं है, जैसे वैल्यूज़ हम जिन्हें कहते हैं। तो अलग-अलग जो आध्यात्मिक संस्थाएँ थीं, उन्होंने अलग-अलग संस्थाओं ने, आध्यात्मिक संस्थाओं ने वैल्यूज़ के लिए, मूल्यों के लिए अलग-अलग तरह से कहा। तो जो मूल्य थे, ये बहुत ही आवश्यक है, जिससे कि हल निकलता है उन समस्याओं का जिससे कि इंडिया से बहुत सारा धन जो लेकर के चले गए थे अलग-अलग लोग, तो इसका क्या मतलब रहा जो इंडिया में रहते हैं उनके लिए, जो इंडिया के हैं। तो ये बहुत-बहुत आवश्यक बन गया और ये बहुत बड़ा बन गया। जब भी कोई एक सकारात्मक शब्द कहा जाता है, उसको हम मूल्य कहते हैं। अगर हम लचीलता के ऊपर देखें, जब मैं ये कोर्स बना रही थी मूल्यों के ऊपर, तो मैंने बहुत सारी रोचक चीज़ें देखी। मैंने ये जाना कि तो इस मूल्य का क्या मतलब है, ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है। लोग ये मानते हैं कि कोई भी सकारात्मक शब्द, पॉज़िटिव शब्द जो है, वो मूल्य हो सकता
सकता है, वैल्यू हो सकता है। पूरी दुनिया ने इसे ऐसे माना। सो रेजिलियंस जो है, लचीलता जो है, ये बहुत ही अच्छा गुण है। कई बार हमें ये अपने आप में लाना पड़ता है और कई लोग जो हैं वो वैसे ही लचीले होते हैं, यानी कि समय और परिस्थितियों के हिसाब से स्वयं को बदल लेते हैं। अगर हम सर्कमस्टेंसेस देखें और हेल्थ में देखें तो लोग जो हैं वो अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, उनके अंदर लचीलता होती है। तो रेजिलियंस जो है, लचीलता जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप देखें, अगर आप जानवरों को देखें या प्लांट्स को देखें, पेड़-पौधों को देखें, कुछ पेड़-पौधे होते हैं जो बड़े लचीले होते हैं कि वो जिस तरह की परिस्थिति होती है, वायुमंडल होता है, उसके हिसाब से वो अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। कई जानवर और पेड़-पौधे नहीं कर पाते, तो वो नष्ट हो जाते हैं। तो वेदर की के साथ-साथ इससे नहीं पता होता कि वो मौसम कैसा है या खराब है, लेकिन अगर हम उसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, तो हम बच जाते हैं, सर्वाइव करते हैं। हर एक के अंदर सभी के अंदर अलग-अलग संस्कार हैं। सभी के संस्कार अलग-अलग हैं। किसी के अंदर स्वास्थ्य के हिसाब से वो लचीले हो सकते हैं, किसी और तरीके में वो नहीं हो सकते। जैसे बिज़नेस में बहुत ही होशियार होते हैं, लेकिन बहुत अच्छे नहीं होते। तो जो ये रेज़िलियंस है, लचीलता जो है वो सर्कमस्टेंसेस यानी कि हमारी परिस्थितियों पर निर्भर करती है। अगर मैं आध्यात्मिक तरीके से देखूं इसको, तो इसका देखना है कि क्या मतलब है आध्यात्मिक तौर पे रेजिलियंस का, लचीलता का क्या मतलब है। तो हम कह सकते हैं एक तरीके से आध्यात्मिक तौर पर ये बहुत ही गहरा है, और जो मन के उसमें देखें कि हर एक व्यक्ति जो हम मेडिटेशन करते हैं, परमात्मा से जुड़ते हैं, उस परिस्थिति में लचीलता जो है वो उस समय जो है नकारात्मकता और माया से हम अपने आप को बदल कर, तो हम बात करेंगे लचीलता के बारे में, आध्यात्मिक उसमें क्या उसका महत्व है। जब हम राजयोगा की प्रैक्टिस करते हैं, उसका अभ्यास करते हैं, तो वो अलग-अलग तरीके से देखते हैं, अलग-अलग तरीके से सोचते हैं। ज़्यादातर लोग जो हैं वो धार्मिक होते हैं, धार्मिक वायुमंडल से आते हैं, और उनका जो लक्ष्य होता है ज़्यादा आध्यात्मिक बनने का, अपने धर्म के हिसाब से वो उसके गहराई में जाते हैं, लेकिन सभी ऐसे नहीं होते। सो कुछ लोग होते हैं जो जब वो राजयोगा सीखते हैं, तो वो सच को ढूँढ रहे होते हैं। सो सच जो है वो बहुत ही उसका ब्रॉड काफ़ी ज़्यादा उसका गहरा मतलब है, और उसकी गहराई काफ़ी ज़्यादा है। तो हम आध्यात्मिकता में देखें कि जो आध्यात्मिक सच है, वो है कि आत्मा और परमात्मा के बारे में है, और इसमें कर्मों के बारे में है। तो इंडिया वो जगह है जो इतनी बड़ी है, जहाँ पर बहुत ही वेद, शास्त्र लिखे गए हैं। बहुत ही ज़्यादा तीर्थ स्थान हैं, जो इंडिया जो है वो बहुत धनवान है इस मामले में, अगर देखा जाए तो। जब हम आध्यात्मिक तरीके से देखें इंडिया भारत को देखें, तो हम देखते हैं कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा गहराई है। जब हम राजयोगा की बात करते हैं, तो राजयोगा वो बहुत ही एक विशेष भाग है इंडिया का, इस भारत का, जिसमें
जिसमें कि शास्त्र लिखा गया भगवत गीता, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि परिस्थितियां जो हैं जो कि आध्यात्मिकता है वो पवित्रता की तरफ लेकर जाती है, जिसमें हम अनुभव करते हैं, पढ़ाई करते हैं, जुड़ते हैं उस परम पिता परमात्मा से। तो ये एक आध्यात्मिक तरीका है, लेकिन उसका रिएक्शन होता है। जिस दुनिया में हम रह रहे हैं वहाँ पर परेशानियां हैं, नेगेटिविटी है, समस्या है। दुनिया जो है वो एक नर्क की तरह है। लोग जो हैं वो लोग जो हैं बाढ़ आती है उससे प्रभावित होते हैं, और अलग-अलग तरह की जो प्रकृति के प्रभाव होते हैं, और ये कई चीजें जो है वो बहुत ही एक सूक्ष्म है। ये बहुत ही जो हम परमपिता परमात्मा से जुड़ते हैं और ऐसी भी चीजें हैं। तो ये एक जो अनोखी लचीलता हमारे अंदर होती है, इसको हम अगर देखें तो इसकी वजह से कि जैसे सोच होती है हमारे मन के अंदर, जो भी याद हमारे मन में आती है, हमारे अंदर अलग-अलग भावों की आते हैं, जो कि हमारे अंदर इरिटेशन या डिस्ट्रक्शन, जो विनाश के हमें भाव आते हैं, जो कि बहुत सकारात्मक या पवित्र नहीं होते, लेकिन वो सच हैं। जब हम स्टिल बैठते हैं और सोचते हैं, अपने अंदर गहराई में जाते हैं, तो सभी चीजें हमारे जो मन में होती हैं, वो हमारे मन में उस समय आती हैं जब हम बैठते हैं। तो उसके लिए जो रेज़िलियंस हमारे अंदर क्यों होना ज़रूरी है, लचीलता, क्योंकि जब हम आध्यात्मिक अभ्यास करते हैं, तो उसमें उनको ये नहीं पता होता कि हमें अपने आप को किसी भी नकारात्मक चीज़ के लिए रोकना है या अपने आप को। तो हमें लचीलता की ज़रूरत होती है हमारी वृत्ति में, हमारे एटीट्यूड में। जो भी चारों तरफ नेगेटिविटी है, नकारात्मकता है, उसको बिल्कुल न्यूट्रल बनाने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए हम अपने अंदर विश्वास खो देते हैं। जब हम नहीं बदल पाते हैं अपने आप को, तो ये कितनी बड़ी चीज़ है। तो इसलिए एक बात ये है रेज़िलियंस की, कि हम अपने आप को अपने अंदर लचीलता लेकर आते हैं, अपने आप को बदलते हैं जब हम आध्यात्मिक तरीके से देखते हैं। जब हम आध्यात्मिक में और बात करें, आप एक आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, जो कि आप मटेरियल वर्ल्ड में रह रहे हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपकी ज़िम्मेवारियाँ हैं, लेकिन आप आध्यात्मिक हैं। आपको सब कुछ करना होता है, काम करना होता है, सब कुछ जो है वो चल रहा होता है। तो एक हम चीज़ जो यहाँ पर लर्न करते हैं भगवद गीता से, जो कि बहुत रोचक है, बहुत अच्छा श्लोक है, जो कहता है, तो हमें हमारे अंदर जो है एक बहुत ही इसमें कहा गया है, श्लोक कहा गया है, जिसके अंदर हम जो भी अपने आप को विकसित करने जाते हैं और जो भी आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इस नकारात्मकता के प्रति उनको न्यूट्रल होना पड़ता है। बिल्कुल न्यूट्रल, यानी कि
चाहे किसी चीज़ का प्रभाव नहीं होता, चाहे कि निंदा हो या स्तुति हो या कोई भी आराम हो, कोई आराम नहीं हो, हर एक में आप एक समान रहते हैं। आपके ऊपर नकारात्मकता स्पेशली विशेष तौर से अपना प्रभाव नहीं डालती है। तो एक ये बहुत ही गहरा संबंध है, एक न्यूट्रलिटी यानी कि एक हम कहते हैं कि हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये लचीलता से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, जिसे हम न्यूट्रल होना कहते हैं। अगर हम न्यूट्रल हैं, हमारे ऊपर वो प्रभाव नहीं डाल रही हैं, उनका अच्छापन या उनका बुरापन, तो हमारे अंदर अपने अंदर जाकर, अपने अंदर को देख के फिर हम अपने आप को न्यूट्रल जब बना लेते हैं, तो हम अलग तरीके से उस बात के बारे में सोच और समझ सकते हैं। ये आसान नहीं होता है, न्यूट्रल रहना आसान नहीं होता है। तो प्रश्न क्या आता है कि तो हम किस तरह से इस लचीलता के गुण को हम न्यूट्रल रहकर विकसित कर सकते हैं? तो न्यूट्रलिटी जिससे कि हम ये अच्छा एक गुण है जिसे हम ये एक इससे हमें बहुत लाभ होता है। अगर कोई न्यूट्रल है, उसके ऊपर कोई चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ रहा अच्छे या बुरे का, तो उसके अंदर क्या होता है न्यूट्रलिटी का मतलब ये नहीं होता न्यूट्रल होने से कि आपके सबसे अलग हो जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है। लेकिन आपको वो शक्ति का पता लग जाता है कि सकारात्मक और नकारात्मकता। कई बार लोग कोशिश करते हैं न्यूट्रल रहने की अपने तो मतलब इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरों के बारे में सोचते नहीं या आप सेंसिटिव नहीं होते, इनसेंसिटिव नहीं बनते। न्यूट्रल का मतलब ये होता है कि आप सेंसिटिव भी हैं, आपको हर एक का पता भी है, लेकिन उससे एक ऊँचा गुण है, ऊँचा मूल्य है, जिसका मतलब है कि हमें शक्ति होनी चाहिए हमारे अंदर। उस शक्ति के लिए जब हम राजयोगा की प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो किस तरह से हम ये बल, ये शक्ति अपने अंदर विकसित करते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी होती है। इस दुनिया में रहते हुए कभी चीज़ें अच्छी होती हैं, कभी नहीं अच्छी होती, लोग आपको पसंद करते हैं या नहीं करते हैं। जो रेपुटेशन जो आपकी होती है, उस पर सभी लोग उसको मानते हैं। तो किस तरह से हमें चीज़ों को हैंडल करना होता है, वो होता है कि पावर जो कि सहन करने की शक्ति और ये सारी शक्तियाँ हमें अपने अंदर चाहिए होती हैं, जो हमें राजयोगा से मिलती हैं। तो लचीलता जो है, वो एक गुण भी है, वैल्यू भी है और ये एक शक्ति भी है, जो हम विकसित करते हैं अपने अंदर। ज़्यादातर लोग स्ट्रेस के बारे में जो लोग बात करते हैं कि वो स्ट्रेस्ड हैं, कई लोग सोचते हैं, कोशिश करें चलो हमें कोई स्ट्रेस ना हो, लेकिन तो वो कोशिश करते हैं अपने स्ट्रेस को, अपनी परेशानियों को हैंडल करने की, तो अपनी लचीलता के गुण को वो लेकर आते हैं। लेकिन जो स्ट्रेस है वो इतना बड़ा इश्यू है जिसके बारे में हम बात करते हैं। बहुत सारे आर्टिकल्स हैं इसके बारे में, प्रोग्राम्स हैं जिसमें हम इसके बारे में बात करते हैं। ये आजकल बहुत ही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना हुआ है, लेकिन जो लचीलता की हम बात करते हैं, हमें जब स्ट्रेस होता है उसके अंदर हम इसको अगर डेवलप करते हैं, तो अगर स्ट्रेस है तो आप लचीलता को नहीं पा सकते, वो मूल्य आपके अंदर नहीं आता है। तो क्वेश्चन आता है कि किस तरह से हम लचीलता के मूल्य को अपने अंदर पैदा कर सकते हैं, विकसित कर सकते हैं।
कौन-सी चीज़ें हैं जो आपको स्ट्रेस देती हैं? और वो आपके लिए आपको क्या करती हैं जब आपको स्ट्रेस का की महसूसता होती है? तो आपकी जो साधारण तौर पे काम करने की शक्ति ख़त्म हो जाती है, आप आराम से नॉर्मली काम नहीं कर पाते हैं। तो जो स्ट्रेस जो है वो इकोनॉमिक हो सकता है, फ्रेंड्स के साथ हो सकता है, सामाजिक तौर पर हो सकता है और बहुत सारी चीज़ें आप एक साथ में कर रहे हो उसके लिए भी स्ट्रेस हो सकता है और आप उसको हैंडल नहीं कर पाते हैं ऐसी परिस्थितियों में। और उसके लिए हम जब रिएक्ट करते हैं शारीरिक तौर पर या मानसिक तौर पर, तो हमें लचीलता जब हमारे अंदर आती है, तो हम स्ट्रेस को जैसे कि फैमिली में स्ट्रेस है, काम पर स्ट्रेस है, आपको शारीरिक तौर पर स्ट्रेस है, तो बहुत सारी टेक्निक्स हैं इसके लिए जो जब जब हम कोई टेक्नीक की बात करते हैं कि वो अल्पकाल के लिए होता है, थोड़ी देर के लिए होता है। अगर हम किसी तरीके से, किसी युक्ति से उस स्ट्रेस को हैंडल करते हैं, उसके अंदर वो शक्ति नहीं होती, वो प्रभाव नहीं होता। ज तो ये स तो इस गुण को विकसित करना, उस ये क्षमता को अपने अंदर लेके आना, जो कि आपके अंदर लचीलता लेकर आए, उसके लिए हमें लचीलता को विकसित करने के लिए हम बहुत सारे अलग-अलग तरीके अपनाते हैं आजकल की दुनिया में और विशेष तौर पर वो करते हैं वो टेक्नीक को और अपने स्ट्रेस को मैनेज करने की कोशिश करते हैं। वो थोड़ी देर के लिए तो ठीक होता है, लेकिन इसके लिए हमें अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल बनाना होता है, शक्तिशाली और फ्लेक्सिबल। तो फिर हम देखते हैं कि क्यों मेरे अंदर वो लचीलता नहीं है। तो उसका एक कारण जो है कि एक व्यक्ति के अंदर लचीलता क्यों नहीं है, क्योंकि वो चीज़ों को बहुत ही अपने व्यक्तित्व तौर पर ले लेते हैं, अपने पर्सनली ले लेते हैं। जब हम हमेशा सुनते हैं कि ऐसे पर्सनली नहीं लो इस बात को, पर्सनली मत लो इस चीज़ को, डोंट टेक इट पर्सनली। तो हम ऐसा नॉट टेक पर्सनली जब हम कहते हैं कि पर्सनली इस बात को मत लो, जब हम इसको और गहरे तरीके से या और इसके बारे में अगर बात करें, इसका एक उदाहरण है कि जैसे कुछ लोग जो हैं, मैं लोगों से बात कर रही थी, उनके साथ ये इसी तरह की बातें चल रही थी। एक लेखक की बात मैं कर रही हूँ, उनको स्ट्रेस था, वो उनको उन पर एडिटर का जो प्रकाशक हैं अब किताब के उसका स्ट्रेस था, पब्लिशर का स्ट्रेस था उनके ऊपर, वो लेखक थे और कि उनको मटेरियल अभी चाहिए, इस तरीके से चाहिए और उसके अंदर गलतियाँ तो इस तरह से जो राइटर थे, उनको ये कुछ इश्यू चल रहे थे कि स्पेलिंग में भी इश्यू चल रहे थे, ग्रामर में भी। तो तो उनको तो उनको ये कहा गया कि तुम अगर स्पेलिंग और ग्रामर में अच्छे नहीं हो, तो इस तरह का स्ट्रेस उनके ऊपर डाला गया। तो ये ऑप्शनल है, ये चीज़ें अगर आप ये देखें कि राइटर कौन है और किस लिए है और राइटर क्या करता है। वो एक आइडियाज़ लिखते हैं, आइडियाज़ लेकर आते हैं और उसके अंदर स्पेलिंग या ग्रामर करेक्ट हो या नहीं हो, ये बहुत छोटी चीज़ है। लेकिन क्या होता है कि इस छोटी-सी ये चीज़ जो है आजकल की दुनिया में बड़ी बना दी गई। तो मैंने ये कहा कि ये बहुत नॉर्मल है
कुछ जगह पर जहाँ पर कि वो छोटी-सी बात को बहुत बड़ा बना देते हैं। तो उससे जो है अपने आप में ही हमारे में संशय या डाउट्स आ जाते हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है कि उस व्यक्ति को लगता है कि मेरे ऊपर कुछ ज़्यादा ही एक तरह का अटैक हुआ है। हर बात को सही तरीके से रखने के लिए एक स्ट्रेस सा उसको हो जाता है। उनको ये नहीं पता चलता कि क्या गेम है। तो ये गेम है प्रोफ़ेशनल एनवायरनमेंट में या सोशल में, काम पर या सामाजिक तौर पर ये जो वातावरण है जिसमें कि कॉम्पिटिशन नहीं होना चाहिए, लोग कहते हैं। तो जो कॉम्पिटिशन है उसमें कम्पीट करने का नहीं होना चाहिए, किसी को भी कॉम्पिटिटिव नहीं होना चाहिए। क्योंकि उनकी जो कार्य करने की क्षमता है वो कम और ख़त्म हो जाती है उस स्ट्रेस के अंदर। तो अलग-अलग एनवायरनमेंट में तो ये जो दुनिया है, मानवी दुनिया, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। तो किस तरह से हम अपने आप के अंदर लचीलता को लेकर आ सकते हैं अपने मन के अंदर ये बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हमें देखना है कि क्या हो रहा है। बहुत ही सोफिस्टिकेटेड कि हल्के तरीके से अपने आप में देखना है कि हम सब खिलाड़ी हैं इस गेम के। इस इस लचीलता के लिए हमें जैसा ये लगता है वैसा ये है नहीं है। अगर हम बहुत ज़्यादा अ, अगर हम बहुत ही इनोसेंट हैं या नाइव हैं तो हमें ये पता नहीं लगता कि लोग क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं। तो इसके लिए लचीलता अपने अंदर लाने के लिए हमें इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड एनवायर में इतने सारे गेम चल रहे हैं। इसके लिए हमारे अंदर परखने की शक्ति का होना बहुत ज़रूरी है कि हमारे चारों में कि हम परख सकें, हम डिस्क्रिमिनेट कर सकें, अलग-अलग कर सकें उसको, तभी उसके बाद हम कर सकते हैं। तो डिस्क्रिमिनेशन मतलब तो आप देख सकें कि क्या वाक़ई में हो रहा है। जो कि वास्तविकता में दिखाई नहीं दे रहा, वो आप देख सकते हैं, वो समझ सकते हैं, परख सकते हैं और निर्णय ले सकते हैं। अब तो ये जो परखना है, ये इतना ज़्यादा मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि जो परखना यानी हम डिस्क्रिमिनेट कहते हैं, इसको वो इस्तेमाल अलग तरीके से करते हैं। तो जब हम डिस्क्रिमिनेट कहते हैं जो भी अनफ़ेयर होता है उसको वो डिस्क्रिमिनेशन कह देते हैं। तो ये एक अलग परेशानी है, अलग परेशानी की बात है कि जो भाषा है उसके अंदर वो उसका मतलब अलग-अलग तरीके से बदल जाता है। तो डिस्क्रिमिनेट का जो सही मतलब है वो है परखना। तो वो लोग जो है वो डिस्क्रिमिनेशन यानी रेस डिस्क्रिमिनेशन कि लोगों के जहाँ के वो हैं, जिस तरह के वो हैं, उसके हिसाब से हम उनको फ़ेवर करने लग जाते हैं या हमारी क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से या कैरेक्टर के हिसाब से हमें डिस्क्रिमिनेट की बात आ जाती है। तो जो उनको हमने पद या पोज़ीशन दिया है, वो उनकी रेस की वज़ह से नहीं दिया, वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं है या रंग की वज़ह से हम डिस्क्रिमिनेट नहीं करते। उससे कलर या रेस का कोई लेना-देना नहीं होता है। इसका मतलब है
परखना यानी कि देखना, जो कि हिंदी में ये शब्द सही है, लेकिन इंग्लिश में इस शब्द का थोड़ा-सा अलग इस्तेमाल हो जाता है। तो लचीलता के गुण के लिए हमें ये परखना होना बहुत ज़रूरी है कि जो गेम, जो नाटक हमारे चारों तरफ चल रहा है, उसको आप देख सकें, समझ सकें और न्यूट्रल होकर के रह सकें। तो आपका आपके ऊपर उस गेम का प्रभाव ना पड़े और आपके अंदर उस गेम को लेकर के कोई संशय या डाउट ना आए। आप अच्छी तरह अपना पार्ट नहीं निभा सकते अगर आपने ये अंदर लचीलता का गुण नहीं है। तो लचीलता के गुण के लिए हमारे अंदर परखने की शक्ति, परख शक्ति होना बहुत ज़रूरी है। तो ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि सभी को वो सोचते हैं कि सभी के अंदर सेम एथिक्स हैं और वो उसको इस्तेमाल सही तरीके से करते हैं। लेकिन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से देखना ज़रूरी है क्योंकि ये दुनिया जो है वो कॉम्प्लेक्स बन गई है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। तो उसको सिम्प्लीफाई करना उस कॉम्प्लेक्स को हमें सिम्प्लीफाई करना होता है और उससे बाहर निकलना होता है। इसी तरह से हमें तो जिसमें हमें ये देखना कि बहुत ज़्यादा जो ज़रूरी हैं, साधारण, बहुत सही और साफ तरीके से आपको नज़र आए यानी कि आप उन चीज़ों को बहुत ही क्लियर और स्पष्ट देख सकें। जब सिंपल माइंड होता है तो उस तरीके से हम देख सकते हैं। जब हमारे को आवश्यक चीज़ें जो देखने वाली हैं, वो हमें नज़र आती हैं। जो ज़रूरत की नहीं है, वो हम नहीं देखते। इसके लिए इससे हम लचीलता के गुण को अपना सकते हैं अपने अंदर अलग-अलग तरीके से। आप देखते हैं कि जो ये मूल्य है लचीलता का ये उस शब्द में लचीलता में नहीं है, इसका अगर हम प्रैक्टिकल तरीके से देखें, तो इसको समझें किस तरह से मेरे अपने ऊपर मेरी परिस्थिति के हिसाब से इसको हम लेकर आ सकते हैं अपने अंदर और किस तरह से अपने अंदर ये गुण को विकसित कर सकते हैं। और भी और इस तरह की जो कहावतें और श्लोक लिखे हुए हैं गीता के अंदर शब्द लिखे हुए हैं, जब परिस्थिति आती है और चली जाती है, उसमें ये लिखा हुआ है और जो भी आपके सर्कमस्टेंसेस हैं, परिस्थितियाँ हैं, जिस भी परिस्थिति से आप निकल रहे हैं, तो अगर आपके अंदर लचीलता है, तो जो सर्कमस्टेंस हैं, वो हमेशा के लिए नहीं रहते हैं। और उसके लिए हमें परखने भी होता है। तो मुझे अगर अपने अंदर लचीलता का गुण विकसित करना है या लेकर आना है, तो ये ऐसे नहीं होता, तो हमें इसके लिए हमारे अंदर लचीलता के लिए उस उस टाइम पर, उस समय पर और उस परिस्थिति में हमारे अंदर आए। फिर हम इसका ध्यान रखते हैं, उसको जब हम अपने अंदर विकसित करते हैं, इस गुण को अलग-अलग तरह की अलग-अलग तरह की आप बातें देखते हैं इसके अंदर। जब लोग आपके बारे में देखते हैं और सोचते हैं, तो वो कहते हैं कि वो रेज़िलियंस हैं आप, आपके अंदर बहुत लचीलता है। अलग-अलग परिस्थिति में, अलग-अलग समय में आप इसका ये एक भाग है। और कभी-कभी
कभी-कभी आपको अपने आप को ऐसी परिस्थिति में देखते हैं जहाँ आप उस परिस्थिति आपकी जो है कोई नई तरह की बात आ जाती है और इस to function well in that situation, and that may also be very stressful for you. कभी कोई नई परिस्थिति आ जाती है तो उसको हैंडल करना और उसके अंदर से निकलना जो कि बिल्कुल नहीं है, उसके लिए लचीलता आपके अंदर है या नहीं, तो उस परिस्थिति जो नई आई है, उसको आपको समझने में अपने आप को समय देना चाहिए। एक बड़ी मुश्किल ये है कि जब आप ही सिर्फ़ एक उस सिचुएशन में हैं, उस परिस्थिति में हैं, वो उस उनके लिए वो नई है, लेकिन आपके लिए वो परिस्थिति नई है, तो उसके लिए आप लोग जो हैं आस-पास वो आपको ज़्यादा मुश्किल का समय भी दे सकते हैं। तो आपको नहीं पता होता, लोग तो उस परिस्थिति के बारे में पहले से ही जानते हैं। लेकिन अगर हम लचीले हैं, अगर हम स्वयं को बदल सकते हैं उस परिस्थिति के हिसाब से, तो ये मुश्किल हो सकती है ये मूल्य अपने जीवन में लेकर आना, लेकिन आप इसको जानते नहीं हैं, इस वजह से जैसे आप नए जॉब में गए हैं या नई कंट्री में गए हैं, किसी नए देश में गए हैं, अगर कल्चर में गए हैं, तो आप नहीं समझ पा रहे चारों तरफ को तो उसके बारे में कोई बात नहीं करता, वो परिस्थिति आपके लिए नई होती है और सभी पर वहाँ पर उस चीज़ को अच्छी तरह से जानते हैं। जब वो आप उनसे पूछते हैं, तो वो आपको बताते नहीं हैं क्योंकि ये टैसिट यानी कि ये एक बहुत विशेष वर्ड है, इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो इस बात को जानते हैं और आप नहीं जानते नए होने की वजह से। तो ये आपके लिए अलग तरह की एक परिस्थिति है। तो इसलिए लोग इसके बारे में बात भी नहीं करते हैं। तो इसके लिए लचीले होना यानी कि उसके लिए हमें तो अपनी जो भाव और भावनाएँ हैं, जिस जगह को, परिस्थिति को आप नहीं जानते और जो आपके लिए बहुत कंफर्टेबल नहीं है, उसमें आपको लचीले बनना ये बहुत ये आप अपने आप को जब पाते हैं नई परिस्थिति में या नई जगह पर, हर एक के ऊपर निर्भर करता है कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो ज़्यादातर लोग जो हैं वो अपने कल्चर को, अपने काम को बदलते नहीं हैं। जहाँ पर वो हैं, जहाँ पर उनका जन्म हुआ है, वो वहीं पर रहते हुए पूरी लाइफ़ अपनी वहीं पर ही बिता देते हैं, तो उनको इस लचीलता की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन वो लोग जो बदलते रहते हैं जगह को, अपनी नौकरी को बदलते रहते हैं, काम को बदलते रहते हैं, आपके चारों तरफ लोग बदलते रहते हैं या वो अपने कल्चर को बदलते रहते हैं, तो उसके लिए इस गुण की ज़रूर होती है। जब आप पहली बार इसको इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा-सा आपको लगता है, लेकिन अगर बार-बार इसको कर लेते हैं, जैसे-जैसे आपका अनुभव बढ़ता जाता है, अनुभव बढ़ने के साथ-साथ आपके अंदर वो लचीलता बढ़ती जाती है। उसके लिए आप उसमें इतना ज़्यादा अनकम्फ़र्टेबल नहीं महसूस करते। That takes the form of resilience, but I think that kind of resilience is a direct result of experience. So experience and resilience, I think तो जो अनुभव है और लचीलता है, वो एक साथ में चलते हैं। अगर हम देखें, तो अनुभव के आधार पर हमारे अंदर लचीलता विकसित होती है। you may be a person who's very sensitive, आप जैसे कि आप बहुत सेंसिटिव हैं, यानी कि आप बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं या आपको कोई चीज़ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है, तो उसमें dislike things very easily, you like
आप चीज़ों को पसंद करते हैं बहुत जल्दी और बहुत जल्दी नहीं पसंद करते। तो इस तरह की आप व्यक्ति हैं अगर, तो अगर आपके अपने अंदर लचीलता को विकसित करना है, तो आपके अंदर आप एक आपके अंदर उस गुण को विकसित करने के लिए एक रेजिस्टेंस होती है, जो आपकी सेंसिटिविटी है, कल्चर है, वो आपको रोकता है। इसके लिए यहाँ पर जो रेज़िलियंस है, लचीलता जो है, यहाँ पर हम एक तरह का कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं इस पर। तो उसमें हम देखते हैं कि कोई चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर कि आप उसमें कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं और कुछ चीज़ों में नहीं करते हैं। परिस्थितियों को देखते हुए, सोशल सामाजिक बातों को देखते हुए, तो ये जो शक्ति है, ये जो क्षमता है अपने अंदर रेज़िलियंस को विकसित करने की, अगर मैं यहाँ पर रुक जाती हूँ, काफ़ी सारी मैंने बातें लचीलता के ऊपर कवर की हैं। आपके कोई प्रश्न हो सकते हैं या कमेंट्स हो सकते हैं, आप वो दे सकते हैं। तो मैं डॉक्टर अनु से कहूँगी कि वो प्रश्न कोई हैं तो थैंक यू सिस्टर। to तो resilience. बहुत सारी बातें हो सकती हैं लचीलता के ऊपर। तो मैं अभी सभी से कहूँगी कि आपके जो प्रश्न हैं वो आप मेरे को मुझे भेज सकते हैं। Emotional किस तरह से हम न्यूट्रलिटी और बैलेंस अपने अंदर लेकर आ सकते हैं। जब आप अपने आप के ऊपर बहुत ही श्योर होते हैं, अपने ऊपर बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, तो ये जो आप चारों तरफ अपने गेम्स देख रहे हैं, अगर आप इसको जानते हैं, ये आपको बैलेंस क्रिएट करने में बहुत मदद करता है। तो हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि बाहर खेल चल रहा है, सिर्फ़ आप ही नहीं, तो ये जो खेल है, ये आपको इमोशनली डिस्ट्रेस देने के लिए है। कोई व्यक्ति आपके साथ अच्छा है और लेकिन कई बारी कोई आप इमोशनली डिस्ट्रेस भी हो सकता है व्यक्तियों से, जो भी आप वो करते हैं और वो जानबूझकर भी कुछ ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वो नहीं देख पाते कि ये खेल चल रहा है, तो आप उसका रिस्पॉन्स अच्छी तरह नहीं दे सकते, क्योंकि वो चाहते हैं आपकी उस चीज़ में फँस जाएँ उस गेम के अंदर। उस ट्रैप को देखने के लिए, उस जाल को देखने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा उसको देखना, इस खेल को बाहर बैठकर बहुत ज़रूरी होता है और उसका अभ्यास करना ये बहुत-बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह का जो खेल है या जो ये जाल है, ट्रैप है, ये चारों तरफ ही है। ज़्यादातर लोग ईर्ष्या के कारण और एक कॉम्पिटिशन के कारण, इच्छाओं के कारण, तो वो एक जो कॉम्पिटिशन है उसको बना लेते हैं। एक-दूसरे का जो है वो फ़ायदा लेने की कोशिश करते हैं। अगर आप बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट हैं या नाइव हैं, जैसे बेगुनाह होते हैं, तो उसके लिए तो आपके इमोशन पर काफ़ी प्रभाव पड़ सकता है। तो इसलिए आपको गेम जो इस खेल को ये चारों तरफ आपके चल रहा है, इसको समझना और जानना बहुत ज़रूरी है। जब इस गेम को समझते हैं, तो फिर आप अपने आप को स्थिर करते हैं अपनी स्टेज में और उसके बाद आप उसका जो है वो रिस्पॉन्स देते हैं या उसमें रिएक्ट करते हैं या जवाब देते हैं। अपने आप को स्थिर करना बहुत ज़रूरी है। आप स्वयं को न्यूट्रलाइज़ करते हैं। जब आप अपने आप को न्यूट्रलाइज़ कर लेते हैं, तो फिर आप देख सकते हैं वो आपकी तरफ क्या भेज रहे हैं। तो इसलिए परखने की शक्ति जो है वो बहुत ही ज़रूरी है।
इस पूरी बात को समझने और सोचने के लिए इसकी बहुत-बहुत Does that ज़रूरत connect है, with you? परखने की शक्ति की। Not neutralizing yourself to the demand of the game, but neutralizing yourself, तो ये आपने बताया कि अपने आप को न्यूट्रलाइज़ करना your emotion. गेम के हिसाब से, जब आप ज़्यादा Right. इमोशनल हैं। You're sensitive, and you have been trained that you have to be good in particular ways. You have to be जब आप सेंसिटिव हैं और आपको ये कहा गया है कि आपको अच्छे ही बन के रहना है और लोगों को पता होता है कि because they know what your conditioning आपको ये is. सब है, They need आप to ऐसे हैं, understand तो वो that you आपको have ही been conditioned to be vulnerable, and you have to or decondition that conditioning. तो जिस तरह से आपने ये सीखा हुआ है कि आपको सामाजिक तौर पर अच्छे तरीके से ही चलना है, उस कंडीशन को आपको तोड़ना होता है, अपने आप को समझना होता है, तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। आजकल की दुनिया में मनुष्य होना भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। आपको पूरी तरह से समझना होता है। And in this way, you actually command quite a lot of respect from the other players, you see, because तो आप दूसरे खिलाड़ी जो गेम के अंदर हैं, उनसे बहुत रिस्पेक्ट भी प्राप्त करते हैं। दूसरे जो हैं, वो बहुत अच्छी तरह से इस गेम को खेल रहे होते हैं। they will be वो हिलते नहीं हैं या डिस्टेबलाइज़ नहीं होते, तो आपको भी अपने आप को स्टेबलाइज़ करने की ज़रूरत होती है। ये भी In the game, like तो अपने आप को देखना, उस गेम आपके ऊपर चारों तरफ चल रहा है। powers that's तो हमारे लिए 2 शक्तियों की ज़रूरत है, पावर टू डिस्क्रिमिनेट परखने की शक्ति और निर्णय करने की शक्ति का बहुत ही ज़रूरत होती है। sometimes as we believe what is our goodness or that जब niceness, हम ये जानते हैं कि हमारी अच्छाई और वो क्या है कि दूसरों की हम केयर करते हैं, हम उसको जाने नहीं देते कि जो हमारे अंदर सिचुएशन है, हम उसको नहीं जाने देते कि हम so would you allow That's absolutely right. You see, the problem is this. आप देखते हैं कि ये समस्या क्या है कि Cultures, ज़्यादातर कल्चर्स के अंदर cultures, women in particular will be जो औरतें हैं, वो उनको इस तरह से सिखाया जाता है कि तुम्हें हमेशा अच्छे बन के रहना है, चाहे लोग आपके साथ कैसा भी व्यवहार करें, आपको सहन करना है। और कोई बाउंड्रीज़ भी नहीं होती हैं, कोई हद भी नहीं होती है और आपको बस अच्छा बनना है और सबके साथ अच्छा ही करना है। इंडिया में मैं ये कहूँगी, मैं जानती हूँ कि जो रामायण जो लिखी गई है, वो जिसमें कि ये बताया गया है कि मर्यादाओं की बात की है, जो बाउंड्रीज़ की बात की है, हदों की बात की गई है और हेल्दी बाउंड्रीज़ भी हो सकती हैं और अनहेल्दी बाउंड्रीज़ भी हो सकती हैं कि जैसे लोग आपको जाल में फँसाते हैं बचपन से ही। तो ये अलग-अलग तरह के जो ये कहानियाँ हैं, इनको वो आपके ऊपर इस्तेमाल करते हैं और आप इस ट्रैप में पूरी तरह से, इस जाल में पूरी तरह फँस जाते हैं क्योंकि आपको पता नहीं होता कि ये जाल है। तो इसलिए जब लोग आपको अब्यूज़ कर रहे हैं या आपका फ़ायदा ले रहे हैं, जब वो अपनी बाउंड्रीज़ को कर रहे हैं, तो आपको भी अपने चारों तरफ हद लगाने की ज़रूरत होती है कि आप इस बाउंड्री को तो वो आपको कह सकते हैं कि आप अच्छे नहीं हैं क्योंकि जब वो आप बाउंड्री लगाते हैं, वो आपको कहते हैं कि आप उतने दयालु नहीं हैं। उस समय जब वो आपको अब्यूज़ कर रहे होते हैं और आप बाउंड्रीज़ लगाते हैं, जो कि हमें लगाना बहुत ज़रूरी होता है ताकि वो आपका फ़ायदा ना ले सकें। तो हमें ये समझना बहुत ज़रूरी होता है कि तुम्हारे भी अधिकार हैं, सभी को अधिकार है।
तुम्हारे अधिकार जब रुक जाते हैं, जब आप दूसरों के अधिकारों को देखते हैं, वो अधिकार आप पर जब ज़्यादा भारी हो रहे हैं, उस समय जब जैसे कि औरतों को कहा जाता है कि उनके कोई अधिकार नहीं है, तो लोग दूसरे जो हैं व्यक्ति वो आपका फ़ायदा ले रहे होते हैं। तो वो आपको बुरा महसूस कराते हैं। तो ये बहुत तरीके का सोफिस्टिकेटेड सिस्टम है, जहाँ पर हम देखते हैं कि अगर औरतें अपने अधिकार की बात करती हैं, तो उनसे ये कहा जाता है कि तुम तो बहुत नाइस हो, तुम तो अच्छी हो, तुम ऐसे नहीं हो सकती। तो लोग जो हैं वो नाईमानदार और एब्यूसिव या उतने अच्छे नहीं हो सकते, तो हमें इस गेम को समझने की बहुत ज़रूरत है। किसी भी तरह से वो दूसरों की कमज़ोरियों को, वो हमारियों को देख कर के वो हमारे ऊपर प्रभावित हो जाते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि विकारों के चारों तरफ विकार ही हैं। अगर एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा गुणी है, उसके अंदर यह स्किल भी होना चाहिए, ये क्वालिटी, ये गुण भी होना चाहिए, ये देखने का ऐसे एनवायरनमेंट में, ऐसे वायुमंडल में कि जहाँ पर कुछ भी हो सकता है, जहाँ पर आपकी मासूमियत का फ़ायदा उठाया जा सकता है। तो आपको ये देखना है, वो अच्छे बन कर के आपको बुरा दिखा सकते हैं या बुरा महसूस करा सकते हैं। तो इस तरह के स्किल्स हमारे अंदर होना बहुत ज़रूरी है। इसे अपने आप को विकसित करना बहुत ज़रूरी है। जो कि व्यक्ति बहुत अच्छा है, उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आप बुरी तरफ हैं, बुरा ही कर रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन अगर आप अच्छे हैं और अच्छा ही बनकर रहते हैं हमेशा, तो आपके लिए ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। इसलिए गेम को समझना बहुत ज़रूरी है। Yeah, can you hear me now properly? Yes. Really powerful. It's about बहुत ही knowing शक्तिशाली है। information if it आपने is बताया कि अपने आप को जानना और समझना also knowing बहुत what ज़रूरी है और people are doing, as you just said that दूसरों को देखना भी, जो ये गेम चल रहा है, उसको देखना और समझना भी बहुत ज़रूरी है। understanding, practice, समझना, अभ्यास करना और फिर अनुभव करना और फिर करना, ये आप हमें बता रही हैं, ये बहुत अच्छा है। अनुभव जो है, वो एक बहुत ही अच्छी बात है। उसको पढ़ना, स्टडी यानी समझना। तो की फैक्टर क्या है? स्वमान, सेल्फ रिस्पेक्ट जिसे हम कहते हैं। राजयोगा की टीचिंग में हमें सिखाया जाता है कि कभी भी अपनी जो सीट है स्वमान की, उससे नीचे नहीं उतरना है। अपने आप को रिस्पेक्ट कर देना है। अगर आप स्वयं को इज़्ज़त मान देते हैं, स्वमान में रहते हैं, तो दूसरों को भी आप इज़्ज़त और मान देते हैं। जब आप अपने स्वमान में हैं, तो लोग जो हैं, वो आपको वो आपके लिए इसके लिए आपको अपने आप को सम्मान में रखना ज़रूरी होता है, अपने आप को सेल्फ रिस्पेक्ट में रखना होता है ताकि वो आपको तो जो डिप्लोमैटिक वर्ड इंडिया में यूज़ किया जाता है, इसका मतलब है कि अपने आप को इमोशनल ना दिखाकर कि आप उस स्वमान में रख के अपने आप को पूरी तरह जानते हैं, अपने आप को पूरी तरह समझते हैं और अपने आप को उस स्थिति में स्थित करते हैं, अपनी भाषा को उस तरीके से यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं कि ये जो गेम है, वो न्यूट्रलाइज़ हो जाता है। तो जो डिप्लोमैट होते हैं उसके लिए ये वो बहुत ही उसके लिए ऊपर अच्छा होता है। तो इसका मतलब ये है कि हमें समझना और जानना। represent yourself, your truth.
तो अपने आप को, स्वयं को आप कैसे दर्शाते हैं? तो अपने आप का को सेल्फ सम्मान में रखना I don't have to be disrespectful. और दूसरों को भी वो इज्जत मान देना जब आप But अपनी if रिस्पेक्ट you're में हैं। really in your self-respect, you won't be disrespectful to others. What अगर they're आप trying अपने to स्वमान do में हैं, is तो आप because दूसरों you're so को भी much इतना ही इज्जत देते हैं। emotional, they can say that your reaction is disrespectful. It's a very कभी complex इमोशनली system होकर कि of आप उसके अंदर आप इमोशनल होकर के कुछ अलग सा भी कर सकते हैं। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि ये गेम बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लेक्स है। I'll come closer. So I'm getting quite a bit questions. तो मेरे पास अब प्रश्न हैं चैट बॉक्स में। I think one important question is being तो asked एक that बहुत ज़रूरी प्रश्न जो है कि that I have to meditate more hours. तो क्या मुझे ज़्यादा मेडिटेशन करना चाहिए, वो क्लैरिटी अपने अंदर लाने के लिए? might be good to meditate more ये hours, अच्छा but हो I सकता don't है। think meditation quality is determined by how much time you sit जो मेडिटेशन की जो yourself when you're क्वालिटी है, meditating. उसके अंदर My कितना समय definition आप of मेडिटेशन में meditation is बैठते to हैं। sit मेरी very परिभाषा जो है quietly मेडिटेशन की है कि जो हम उसके बारे में बहुत गहराई से सोचें, उस बारे में जो कि वर्दी है, जो अच्छा है सोचना। तो जिसमें सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में जैसे हम सोचें, तो हमें ये बहुत ही इसके बारे में गहराई से सोचने की ज़रूरत है। मेडिटेशन का ये मतलब नहीं है कि हम किसी के आगे बैठ कर के बस बिल्कुल शांत होकर बैठे रहें। इसका मतलब ये नहीं है, ज़्यादातर लोग नहीं जानते कि मेडिटेशन कैसे करना है, लेकिन आप इस परिभाषा को अगर लेते हैं, तो इसके बारे में मेडिटेशन की जो परिभाषा ये है कि बहुत ही ज़्यादा एक बात को जो सोचने की ज़रूरत है, उसको हम बहुत गहराई में सोचते हैं। जैसे हम सोचें कि क्या सेल्फ रिस्पेक्ट है, उस समय हम किसी और बात के बारे में नहीं सोच रहे, सिर्फ़ एक ही बात पर फ़ोकस है, तो हम उसको मेडिटेशन कहते हैं। तो अगर हम सम्मान की बात करते हैं, तो उसके बारे में हम सोचते हैं कि अध्यात्मक पढ़ाई जो है, इसका क्या मतलब है? ये क्या स्वमान का क्या मतलब है? क्या हदें हैं? क्या बाउंड्रीज़ हैं? कौन-सी बाउंड्रीज़ मुझे लगानी हैं? जो कि मेरी बाउंड्रीज़ में कोई नहीं आ सकता। तो तुम्हें इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है और ये सोचना कि मैं कौन हूँ? आप बहुत को आपको ये याद होगा दादी की स्टेटमेंट, दादी जानकी की उसके बारे में बात पता होगा। वो कहती थी, ओम शांति 3 बार कहती थी। पहली ओम शांति, मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? लेकिन मैं कौन हूँ? किस तरह की आत्मा हूँ मैं? सिर्फ़ ये नहीं कि मैं आत्मा हूँ, मैं किस आत्मा हूँ? दूसरी ओम शांति, मैं किसकी हूँ? मैं परमपिता परमात्मा की हूँ, मैं परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। मैं भक्त नहीं हूँ, मैं वारिस हूँ, परमपिता परमात्मा का बच्चा हूँ। ये बहुत ज़रूरी है। जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी मेरे जीवन में है वो परमपिता परमात्मा। अगर कोई मेरी डिसरिस्पेक्ट करता है, तो उसको बहुत कॉन्सिक्वेंसेस से निकलना पड़ सकता है। अगर हमारा ये रिश्ता है परमपिता परमात्मा से, ये विश्वास है, तो हम रिस्पेक्ट, इज़्ज़त-मान माँगते नहीं हैं, लेकिन उसको कमांड करते हैं। जो तीसरी ओम शांति, तो उसमें ये है कि किस तरह से हम शब्दों को यूज़ करते हैं, किस तरह से अपने आप को दिखाते हैं, अपने इमोशंस पर हमारा कितना कंट्रोल है। तो ये बहुत ज़रूरत है, तो ये मेडिटेशन है। Very powerful, very तो powerful शक्तिशाली होना बहुत ही शक्तिशाली है। meditation. तो ये मेडिटेशन का मतलब है। Self-respect that सेल्फ रिस्पेक्ट यानी कि disrespect, I mean that connection with God has to be really
felt, experienced, and brought into action. But तो you मैं have to affirm to yourself तो that ये I अपने आप को बहुत ही ज्यादा अपने आप को स्वयं को बताना कि ये मैं हूँ। especially लोग ज्यादातर सोचते हैं कि मैं उनसे नीचा हूँ, अपने आप को छोटा समझते हैं या अपने आप को छोटा रखते हैं दूसरों के आगे। उसके लिए अपने आप को समझना, स्वमान में रहना वो बहुत ज़रूरी है कि हमें कोई अधिकार नहीं है, ऐसा नहीं होता। तो हमें this conditioning and ये जो हमारे ऊपर कंडीशन बनी हुई हैं कि हमारा कोई अधिकार नहीं है, हम दूसरों से छोटे हैं, उससे बाहर निकलना तो ये क्या होता है, पढ़ने से, पढ़ाई करने से, मेडिटेशन से, अपने आप के साथ बैठना बहुत ज़रूरी है, way does जिसमें आप समझ सकते हैं in comparison with in what way do these various people who want to disturb you emotionally, how do they look at you? There's a big difference. And जिस तरह से लोग आपकी तरफ देखते हैं do you और want to जिसकी stay in? Do you want to stay किसकी in आँखों में आप रहना चाहते हैं, आप परमपिता परमात्मा की आँखों के नूर बनना चाहते हैं या दूसरे लोग and then वो आपको किस तरह से देखते हैं और आपको उस तरह से आप उनकी नज़रों में कैसे हैं वो आप देखना चाहते हैं। तो ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम आपकी हमारे लिए क्या ज़रूरी है कि हम परमात्मा की आँखों में अच्छा बनना चाहते हैं या दूसरे लोगों की। तो हमें तो अपने आप को देखना और जानना, तो अपने आप को ये दिखाना और समझना और वास्तविकता में मैं क्या हूँ वो देखना। तो ये जो सेल्फ अफ़र्मेशन है, जो स्व का ज्ञान है, वो हम मेडिटेशन में सीखते हैं। तो लचीलता का जो है, तो रेज़िलियंस का मतलब है लचीलता का मतलब है कि दूसरों के अधिकारों को कम नहीं करना। you know when you say to yourself, you know, I जब आप am अपने आप से a कहते pure, हैं peaceful, कि mindful, loveful, blissful being of light, मैं एक it's a very powerful statement. And मैं एक शांत स्वरूप, सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप, ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, तो ये एक बहुत शक्तिशाली सम्मान है जो हम अपने आप को देते हैं। तो छोटी-छोटी बातों पर आप उतने आप अचल नहीं होते, हिलते नहीं हैं। तो इसका मतलब ये है कि अपने आप को, तो ये मेडिटेशन का पार्ट है, इसका भाग है। अपने आप को इस मेडिटेशन में आप समझाते हैं कि ये मैं हूँ। अपने आप को ये बताते हैं, आप दूसरों की नज़र से अपने आप को नहीं देखते और आप उस नज़र से अपने आप को देखते हैं या दूसरी तरह से नहीं। बहुत ही सुंदर। तो की है कि अगर मैं इमोशनली हिल जाती हूँ, अगर मैं स्थिर नहीं हूँ, इसका मतलब कि मैं अपने आप को उसमें स्थिर करना है। इस केस में कोई पूछ रहा है प्रश्न कि तो इस सब के लिए अभ्यास ज़रूरत है। इसके लिए हमें लोगों के संपर्क में आना ज़रूरी है। तो हम वो कैसे कर सकते हैं? आप हर समय जब तक हम पकड़ में नहीं आते, अगर हम हर समय लोगों के चारों तरफ हैं, हम ये गिव अप नहीं करना है, छोड़ना नहीं है, दूसरों लोगों की वेट नहीं करनी है। तो अपना रास्ता खुद बनाना है और आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, दूसरों के लिए वेट नहीं करना है। अगर तुम गिर जाते हो, फिर से उठो और फिर से आगे चलो। अगर गलत हो जाता है, फिर से उठो और आगे चलो। यही इसका मतलब है, यही लचीलता है। लचीलता मतलब गिव अप नहीं करना, हमेशा आगे चढ़ते रहना। एक और प्रश्न है, Sometimes people leave you alone. कई बार लोग आपको अकेले छोड़ देते हैं। अगर ब्राह्मण की गैदरिंग में देखा जाए, आप ज्ञान में अकेले हैं, तो किस तरह से आप ज्ञान में आगे चल सकते हैं? अगर आप इस राजयोगा का अध्ययन कर रहे हैं,
तो ये बहुत राजयोगा का जो बहुत जरूरी बात है वो ये है कि सारे संबंध जो हैं वो परम पिता परमात्मा से हैं। बहुत ही अच्छा बात है जिसको कि आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, जिसका प्रयोग भी कर सकते हैं। जो भी आप अपनी आंखों से देखते हैं और कानों से सुनते हैं वो आपके मन में ही होता है, वो बाहर कहीं नहीं है। जो आप सोचते हैं, जैसा आप समझते हैं वैसा ही आपको दिखाई देता है। तो इसके बारे में और पढ़ना और जानना ज़रूरी है। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि वो अगर आपको अकेला छोड़ते हैं या नहीं छोड़ते हैं। इसके लिए आप दूसरे लोगों के लिए यहाँ पर नहीं हैं, आप अपने लिए हैं। मैं जानती हूँ कि अपने कल्चर को अगर हम देखते हुए कई लोग अपने आप को अलग महसूस करते हैं, अकेलापन महसूस करते हैं। लेकिन कई लोग जो हैं, बहुत लोग इस बात को सहन नहीं कर पाते। जब आपके करीब बहुत ज़्यादा मुश्किल अवस्था आती है, मुश्किल सिचुएशन आती है, परिस्थिति आती है, जो आप अपनी आँखों से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, वो आपसे वो क्या अगर आपसे कोई बात नहीं कर रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? ये आप अपने आप में देखकर समझते हैं। आप अपने आप को बता सकते हैं कि एक कोई परीक्षा चल रही है और जब भी कोई मुश्किल या मुश्किल समय आता है तो मैं उसको एग्ज़ाम की तरह लेती हूँ जो मुझे सिखाने आया है और मुझे ये समझना है कि क्या विकसित मुझे अपने अंदर करना है। जो लोग आपको अकेला छोड़ देते हैं आध्यात्मिक रास्ते पर भी, इसका मतलब वो उसमें गलत नहीं है। आप स्पिरिचुअल गैदरिंग में क्यों आए हैं? स्पिरिचुअल गैदरिंग में आप आते हैं पढ़ने के लिए, अभ्यास करने के लिए, मेडिटेट करने के लिए, अपने आप के साथ रहने के लिए और अपने लोगों के साथ नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं होता। आप अलग बातें आध्यात्मिक पढ़ाई के लिए आए हैं। अगर आप अपने आप को ये पूछें कि वहाँ पर आप क्यों हैं? कि एक सामाजिक गैदरिंग में हैं और या आप आध्यात्मिक ज्ञान में हैं। ये एक सामाजिक गैदरिंग नहीं है, सोशल गैदरिंग नहीं है, ये स्पिरिचुअल गैदरिंग है, आध्यात्मिक ग्रुप है, आध्यात्मिक लोग हैं आपके चारों तरफ। जो लोग आपके साथ बात नहीं कर रहे, आपसे बात नहीं कर रहे, तो उसमें अगर वो आपसे ऐसा नहीं करते हैं, तो आपके अंदर कोई दूसरे गुण होने चाहिए और दूसरे गुण होने चाहिए जब लोग आपसे संपर्क नहीं बना रहे हैं, इसका मतलब अपनी गुणों को बढ़ाने की ज़रूरत है। अगर हम अपने आप को देखें कि दूसरे लोग किस तरह से मुझे ट्रीट कर रहे हैं, उस तरह से अगर हम देखें अपने आप को कि लोग मुझे कैसे ट्रीट कर रहे हैं, तो आप हमेशा के लिए विक्टिम बन जाते हैं। तो फिर राजयोगी नहीं है। तो राजयोगी जो है वो कभी भी विक्टिम नहीं हो सकता। यानी कि वो विक्टिम नहीं हो सकता। तो इसके अंदर क्या है, जब आप राजयोगी हैं तो आप विक्टिम नहीं हो सकते कि लोग आपको इस्तेमाल करते हैं, लोग आपको यूज़ नहीं क आपको इज़्ज़त-मान नहीं देते, अकेला छोड़ देते हैं, तो ये चीज़ें आप पर नहीं प्रभाव डालती हैं। तो राजयोगा का मतलब है कि राज करना अपने ऊपर, कि हम अकेले हैं। तो दादी प्रकाश मणि जो ग्रेट लीडर थी ब्रह्मा कुमारीज़ की ब्रह्मा बाबा के बाद, वो कहती थी हमेशा रोज़ 5 बनाना, 5 केला खाने हैं। जिसमें 5 केले हैं, आप पैदा अकेले हुए हैं, आपको अकेले रहना है, आपको अकेले जाना है, इस तरह से वो 5
और अकेले रहना अच्छा है। तो यही आपको बहुत-बहुत मज़बूत बनाता है, आपको फ्री करता है और जो फ्रीडम है जो स्वतंत्रता है वो अच्छी है। तो कोई भी नेगेटिव सिचुएशन में, नकारात्मक अवस्था में, नकारात्मक परिस्थिति में अपने आप को जो पॉज़िटिव आप देखते हैं और उसमें देखते हैं कि बहुत अच्छा इसके अंदर क्या है, इसमें इसमें अच्छा क्या है कि लोग मुझे अकेला छोड़ रहे हैं, इसका मतलब क्या है? independently of what other people like or don't like, you see, and that is very दूसरे क्या पसंद करते हैं और क्या नहीं करते हैं, इसमें आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये बहुत आपको प्लेज़ेंट या कंफर्टेबल नहीं लगेगा, लेकिन इसमें वो विवेक आपके अंदर जागता है, अपने आप में गहराई में जाने का आपको मिलता है। आपके एक राजयोगी की जो विशेषता है, जो गुण है, वो आपके अंदर जागृत होता है। तो हम यहाँ पर ये समझने के लिए आते हैं आध्यात्मिक गैदरिंग्स के अंदर कि हम कौन हैं और हम अभ्यास करते हैं और जो भी कुछ हो रहा है वो एक परीक्षा की तरह से है और मुझे कुछ न कुछ ये परिस्थिति सिखाने के लिए आई है और हम मेडिटेशन करते हैं, आध्यात्मिक अभ्यास करते हैं और जानते हैं और लचीलता होती है। मैं एक आखिरी प्रश्न लूँगी। as planned? I mean, is there अगर any हम कुछ प्लान किया होता है, अगर चीज़ें जो हैं वो हमारे प्लान के मुताबिक नहीं चलती हैं, तो The thing is this, as you go forward and you go from जैसे one हम आगे बढ़ते हैं, हम एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति की तरफ जाते हैं कि हम विद्यार्थी हैं, हम इस स्पिरिचुअल में यहाँ पर हम एक विद्यार्थी हैं और जब भी हम कोई अलग दूसरी परिस्थिति में जाते हैं, वो और भी मुश्किल ही होनी है। तो आप ये सोचें कि पहले वो मुश्किल थी और वो मुश्किल हो जाएगी, नहीं वो पहले मुश्किल होती है, फिर जैसे जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते हैं, तो वो आगे-आगे मुश्किल ही होती जाती है। जैसे हम पढ़ाई करते हैं, किंडरगार्टन, हाई स्कूल में जाते हैं, तो वो आगे-आगे मुश्किल ही होती जाती है। तो इसलिए तो अपने मन में ये रखना ज़रूरी है, अपने आप को तैयार करना ज़रूरी है अगले लेवल के लिए, आगे बढ़ने के लिए क्योंकि वो तो आनी ही है। जब चीज़ें अ, आपके हिसाब से नहीं चलती, तो आप उसको कैसे हैंडल करते हैं? बहुत सारी चीज़ें जो आपको नीचा दिखाती हैं, आपको डिस्टर्ब करती हैं, आपके लिए अच्छी नहीं होती, उस परिस्थितियों में आप उनको अपने आप को कैसे समझते हैं? तो कैसे हम उन गुणों को, विशेषताओं को और शक्तियों को इस्तेमाल करते हैं और अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपर्ट और एक्सपीरियंस बनाते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं और समझते हैं। and by your own self, and your aim is to move forward, not to give तो up. इसी तरह से आप आगे बढ़ते हैं और आप गिव अप नहीं करते, आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं। it is such a deep बहुत ही गहरा मतलब बहन आपने बताया, ये बहुत ही ये लचीलता के ऊपर आपने बहुत सुंदर हमें बताया, हमारा अटेंशन खींचा। and situations will हमारी be स्थिरता के बारे में और परिस्थितियों के बारे में बताया कि जो आगे ही बढ़ेंगी जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते हैं। अब समय जो है वो तेज़ियों से आगे बढ़ रहा है। मैं सिस्टर क्लाउडिया को कहूँगी जो हमें जॉइन कर रही हैं ब्राज़ील से। सुप्र welcome, Sister Claudia. वेलकम सिस्टर क्लाउडिया, आपका स्वागत है बहुत-बहुत। बहुत अच्छा लगा बहन आपको सुन के। गुड आफ्टरनून, ये ब्राज़ील से मैं आपको आप But I am more in the interior today, and I came for a meeting with family meeting.
मैं फैमिली मीटिंग से आई हूँ। So we are together now, but हम एक साथ में हैं। because I know मैं आपकी क्लास को मिस नहीं करना चाहती थी कि आपके अंदर कितनी रेजिलियंस है, मैं उसको ज़रूर देखना और समझना चाहती थी। thought about the resilience. I know I have quite a bit in it. I know मैं where रेजिलियंस के बारे में सोचती थी कि मुझे पता था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये सम्मान के ऊपर निर्भर है, क्या सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर है। अगर लोग आपको क्या कहते हैं, लेकिन अगर आप स्वयं को अच्छी तरह से जानते हैं, अपने स्वमान में रहते हैं, इस बहुत ज़रूरी है। जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो ही हमें लचीला बनाती है। तो ये मुझे नहीं पता था, बहुत अच्छा आपने हमें बताया, बहुत सुंदर तरह से इसको एक्सप्लेन किया। because I cannot miss this one. तो मैं मिस नहीं करना चाहती थी आपकी क्लास को। मैं बहुत वेट कर रही थी जहाँ पर भी मैं थी, मैं उसको ख़त्म करके बहुत जल्दी आपके साथ जुड़ना चाहती थी, मैं सुनना चाहती थी आपको। थैंक यू सो मच। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि आप बहुत अच्छा आप वहाँ पर समय हो, आप वहाँ पर बहुत अच्छा रहें, वहाँ प्यार मेरा याद और प्यार सभी को दें। सिस्टर क्लाउडिया, सिस्टर डेनीस सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया। अब हम मेडिटेशन करेंगे सिस्टर डेनीस के साथ। उससे पहले मैं जो आने वाली प्रोग्राम हैं, मैं उनके बारे में आपको बताना चाहूँगी। जैसे आप सभी जानते हैं, हम वैल्यूज़ वर्कशॉप करते हैं, सेम वैल्यूज़ के बारे में। हम और ज़्यादा इसके बारे में जानेंगे, इस अपने कर्म में कैसे लेके आ सकते हैं, इसके लिए हमारी वर्कशॉप होएगी एक हफ्ते बाद 10 सितंबर को इंडिया के टाइम के हिसाब से, वेस्ट कोस्ट टाइम, इसी सेम टाइम पर। फिर उसके बाद हमारी एक्सरसाइज़ होगी, अपने आप में देखना और इसको विकसित करना, और दूसरे में सिस्टर जॉनसन होंगी हमारे साथ, हैलिफैक्स से हमें जॉइन करेंगी, जो हमें इसके बारे में बताएँगी। आप नोट कर लें और प्लीज़ जॉइन करें। और उसके बाद हम पावर्स कर रहे हैं, हमारे 8 शक्तियों के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये 8वीं शक्ति जो है, सहयोग की शक्ति, पावर टू कोऑपरेट, इसके बारे में हम बात करेंगे। इसके लिए सिस्टर सुमन हमारे साथ जॉइन करेंगी, ज्ञान सरोवर मधुबन से, हमारे हेडक्वार्टर्स ऑफ ब्रह्मा कुमारी से हमें जॉइन करेंगी। ये होएगा संडे को 11 सितंबर को 8:30 बजे इंडिया के टाइम के हिसाब से। इसको आप नोट कर लें। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम, नेक्स्ट जो एपिसोड 48 होगा, वो शांति के ऊपर होगा। फिर इसके बारे में हम और भी ज़्यादा, सिस्टर वेदंती हमें जॉइन करेंगे, जो ब्रह्मा कुमारी इसकी 17 सितंबर को होगा, सेम टाइम पर 8 बजे इंडिया के टाइम के हिसाब से, और इंडिया के यहाँ के हिसाब से 8:30-7 बजे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको वेबसाइट पर मिल सकती है vihasa.in से, और सारी वीडियोस ये जो हैं आपको हमारी वेबसाइट, यूट्यूब चैनल पर मिल सकते हैं। अब मैं सिस्टर डेनीस से कहूँगी कि वो हमें मेडिटेशन कराएं। ओम शांति। स्वयं के भीतर जाने के लिए थोड़ा सा समय अपने आप को दें। स्वयं को ज्योतिर्बिंदु के रूप में महसूस करें, महसूस करें कि मैं एक पवित्र, शांत स्वरूप, शक्तिशाली, प्रेममयी, आनंदमयी
बिंदु हूँ, ज्योतिर्बिंदु। I am light. मैं I am free. मैं स्वतंत्र हूँ। I belong to the मैं great being of light. मैं उस परम पिता परमात्मा की हूँ जो कि ज्ञान का, And everything I बुद्धि do, का सागर है। preparation, जो भी मैं करती हूँ वो आने वाले समय के लिए मुझे तैयार करती है। experience, मैं आगे बढ़ रही हूँ, अनुभवी बन रही हूँ। taking light from the light. मैं प्रकाश ले रही हूँ प्रकाश के सागर से। All of that और to be सभी कुछ मैं प्राप्त कर रही हूँ। the essential, ideal me. एक अपने आप को Sit with myself, आइडियल बनाने के लिए who I am. अपने आप को मैं ये याद दिलाती हूँ What is my कि मैं कौन हूँ, मेरा इस जीवन में आने का लक्ष्य क्या है, who am I with? मैं किसके साथ हूँ। Everything else, और wonderful game. जो बाकी सारी चीजें हैं वो बहुत ही सुंदर हैं, आनंद लेने के लिए हैं, Greater skill. प्राप्त करने के लिए है। Om Shanti. ओम शांति। Thank you so much, Sister Denise. Very, very empowering session today. प्लीज आपका शुक्रिया बहुत बहुत। Take it in our heart, everyone here. So हम सबके दिलों में ये बातें करते हैं। Thank you, Claudia. Thank you, थैंक यू क्लाउडिया सर, Manoj, and all the डॉक्टर मनोज translators. और And it's सभी just lovely ट्रांसलेटर to का be with बहुत you बहुत शुक्रिया। at this time, and lots of love to everyone. सभी के लिए actually, बहुत बहुत it's our trend to take a photo at the end of the session. So today, I'm sure everybody's feeling their heart really empowered. The concept हम of self. सभी अपने मन में बहुत ही। Take the picture with Sister Denise. तब अब हम पिक्चर लेते हैं, एक फोटो साथ में लेते हैं। अगर आप अपना वीडियो ऑन कर लें। A lot of people are opening it slowly, but I got it. Thank you so much, Sister Denise, again, and everyone. Have a great day. बहुत सबका बहुत बहुत शुक्रिया।